सो हेलो एस्पिरेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं उसी प्रीवियस ईयर पेपर को। ये 2026 का है, पेपर 1 का, जो कि 7 फेब को हुआ था। तो उसका आज हम कल तक हमने 15 क्वेश्चंस करे थे। आज हम रेस्ट क्वेश्चंस करते हैं 16 to 30। फिर इसी के साथ हमारी CDP का एक प्रीवियस ईयर पेपर हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और भी सब्जेक्ट्स के बनाने हैं या मेरे को सिर्फ CDP के कंटिन्यू रखने हैं, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट पे लिख दीजिएगा, जो भी आपका डिसीजन हो। सो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन दैट रिक्वायर्स स्टूडेंट टू जनरेट क्रिएटिव सॉल्यूशन। अब हमसे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उन क्वेश्चंस में से पूछा है कि बच्चों को इनमें से कौन सा क्वेश्चन है जो कि एक ऐसा क्वेश्चन का एग्जाम्पल, इसमें बच्चे को अपना क्रिएटिविटी दिखानी होती है। क्रिएटिविटी मतलब जब वो अपने रटे ना, अपने दिमाग का यूज करे, ठीक है, अपने अलग से कुछ अपना खुद से आंसर निकाले। तो फिर हमारे क्या ऑप्शन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन। भाई ये डेफिनेशन है किसी चीज को डिफाइन करना, किसी का टाइप एग्जैक्ट टाइप्स बताना, किसके कितने टाइप्स है। तो ये सब कुछ क्या हो जाते हैं, ये तो रिकॉल में आ गए ना। इन्हें तो जब हमें जो पढ़ाया गया वैसा का वैसा लिखना। हम ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं नाउन के कुछ अलग से टाइप थोड़ी बना सकते हैं। जो हमें नाउन के टाइप बताए गए हमें वही लिखना है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड है, हाउ डू यू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। अब हमने सेंटेंस पढ़ा है, उसमें होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो अब इसमें पूछा है कि कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि सब्जेक्ट में सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। अब ये है कंसेप्ट बेस्ड है, इसके अंदर अगर हमने कंसेप्ट पढ़ लिया तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें क्रिएटिविटी कहाँ है, बच्चे ने अपना आइडिया कहाँ से जनरेट किया, नहीं किया ना भाई। इसमें बच्चे ने कंसेप्ट देखा कि उसने जो पढ़ा था उसका, मान लो आपको मैथ है, मैथ का फॉर्मूला बता दिया, एरिया है। अब उस एरिया के फॉर्मूले से आपको एक क्वेश्चन दे दिया, आपने उस फॉर्मूले को उठाया और डायरेक्ट वैल्यू रख दी। तो ये तो आपको कंसेप्ट बेस्ड हो ना, क्रिएटिविटी कहाँ से आई इसके अंदर। सो इसका ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लाइन। हमें बताई थे मैंने कहा अगर किसी के आपको टाइप्स पूछते हैं तो ये तो रिकॉल के ऊपर बेस्ड हो गया, टाइप डेफिनेशन, तो ये भी गलत है। लास्ट है, हाउ वुड यू रीराइट द गिवन कंटेक्स्ट फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्ट रेदर देन अ पर्सन। अब जैसे कि कोई भी आपने बोला है कि ऑब्जेक्ट की जगह किसी पर्सन के रेफरेंस के अंदर उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है इसके बारे में। जैसे कि मान लो मैं आपको क्या बोल दूं कि आप मान लो आप एक दिन प्राइम मिनिस्टर होते तो आप क्या कर लेते, ये भी एक है। तो ये क्या हो गया, बच्चे अपना क्रिएटिविटी दिखाएगा, हर एक का अलग आंसर आएगा, अलग अलग तरीके लिखेंगे, अपनी अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे, कोई कुछ करना चाहेगा, कुछ करना चाहेगा। तो 16th का करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुड़ते हैं, हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स कैन बी प्रोमोटेड बाय। बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना है, तो क्रिटिकल थिंकिंग का हम प्रमोट कैसे कर सकते हैं, बच्चों को कैसे क्या बोल सकते हैं, कैसे बच्चों के अंदर थिंकिंग एबिलिटी की, मतलब अलग सोच सके, हट के कुछ क्रिएटिविटी दिखाई, तो कैसे कर सकते हैं भाई। एनकरेज करेंगे क्वेश्चन से व्हाट, हाई और वाओ। बच्चों को एनकरेज करना चाहिए, हाँ, कि वो पूछे ये ऐसा क्यों है, क्या है, किसकी वजह से है, ऐसा नहीं होता तो ऐसा क्यों हो सकता। तो भैया क्रिएटिविटी आ गई ना बच्चों के अंदर, क्रिटिकल थिंकिंग। कोई प्रॉब्लम दे दी, बच्चे ने उसके ऊपर बताया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा भी तो हो सकता था, तो उस पर अपने विचार वो लगा रहा है। डिस्करेजिंग मेटाकोग्निशन। मेटाकोग्निशन क्या होता है कि सेल्फ आइडियाज अपने जनरेट करे। तो ये तो बात गलत है भाई, सेल्फ आइडिया जनरेट खुद के बारे में सोचने का तो होना चाहिए कि खुद से उसको तो हमें इनकरेज करना चाहिए कि वो खुद से हर एक चीज़ के बारे में सोचे। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर है एनकरेजिंग स्टूडेंट कोलैबोरेशंस। कोलैबोरेशंस को डिस्करेज करना, कोलैबोरेशंस को डिस्करेज करना मतलब ग्रुप डिस्कशन वगैरह ना होना, टीम वर्क जो होता है, हमें कोलैबोरेशन का मतलब होता है टीम वर्क, टीम वर्क को कम कर देना। ये बात तो गलत है भाई। हमारे एनईपी का मतलब ही क्या है, कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, इन सबको इंक्रीज करना चाहिए बच्चों के अंदर, ताकि कंपटीशन कम हो, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो बच्चों के बीच में। तो ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन है एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू डू रोट रिहर्सल। अब इसमें देखो ये वर्ड इंट्रोगेटिव टैग वर्ड है, रोट। रोट मतलब रट्टा मारना, बच्चों के अंदर रट्टा मारने की एबिलिटी को इंक्रीज करना। ये बात तो गलत है। क्या बोलते हैं हमारा एनईपी 2020, हमें कैसी लर्निंग करवानी चाहिए, मीनिंगफुल लर्निंग करवानी चाहिए, ना कि रोट लर्निंग। ठीक है, तो इसका 17th का ऑप्शन कौन सा सही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एनकरेजिंग क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस को इनकरेज करो जिसमें क्या हो कि ऐसा क्यों है, अगर ये नहीं होता तो क्या होता, ये सब कुछ इनकरेज करे, ऐसे क्वेश्चंस को हमें इनकरेज करना चाहिए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मूविंग अलाउड टू वन सेल्फ विद नो इंटेंट टू कम्युनिकेशन विद अदर इज ब्लैंक इन चाइल्डहुड। इसने क्या बोला है कि टॉकिंग अलाउड टू वन सेल्फ, अपने आप से खुद से बात करना, और उसमें दूसरे के साथ कोई कम्युनिकेशन भी नहीं होनी चाहिए, मतलब सिर्फ अपने आप से बात करना। हम बोलते हैं ना खुद से, छोटे से बचपन में, अरे नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे करो, अरे मैं तो बुद्धू हूँ, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसे बोलते थे हम। क्या थी हमारी खुद की बातें करते थे, दूसरों को थोड़ी सी प्राइवेट स्पीच थी ना वो। तो ये चाइल्डहुड के अंदर कैसी होती है, अब हमें बतानी है कि चाइल्डहुड में कैसी होती है। अनकॉमन होती है, नहीं अनकॉमन तो नहीं बोल सकते, ये तो सभी के अंदर होती है, नॉर्मल है। तो देखो अनकॉमन तो हो नहीं सकती, एबनॉर्मलिटी भी नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया।
एबनॉर्मल, ये भी गलत है, एबनॉर्मल तो है ही नहीं। तो ये क्या है, नॉर्मल एंड कॉमन। खुद से बात करना है तो हर एक बच्चे के अंदर मिलेगा, कॉमन है, हर एक सामान्य चीज़ है, हर एक के अंदर होता है। अब हम खुद भी कभी कभी पढ़ते रहते हैं तो कहेंगे चलो ये क्वेश्चन सुनाते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, तो ये क्या हो गया, ये नॉर्मल एंड कॉमन है। सो द करेक्ट आंसर फॉर 18th क्वेश्चन इज आंसर नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एसिमिलेशन। भाई याद है ना, पियाजे ने 3 कंसेप्ट दिए थे, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन। एसिमिलेशन मतलब कोई ऐड अप कर देना, कुछ नई इन्फॉर्मेशन को ऐड कर देना। अकोमोडेशन जो हमारे पहले से इन्फॉर्मेशन उसमें कुछ चेंज लाना। और इक्विलिब्रेशन जब हम एसिमिलेशन और अकोमोडेशन दोनों को मेंटेन कर लेते हैं तो उसे बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। सो अब मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पियाजे की थ्योरी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से रखना। अब इसका आंसर है हमारे पास, अ चाइल्ड लर्न्स अ न्यू वर्ड फॉर फैमिलियर ऑब्जेक्ट। एक बच्चा है, उसको कोई नया शब्द सीखना है, ठीक है। तो क्या इसमें क्या एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मान लो एक बोला इसने बॉल और एक इसने बोला हमें गेंद। भाई दोनों चीज़ें तो है तो सेम ही, लेकिन इनका मीनिंग अलग अलग है। तो ये क्या हुआ, एसिमिलेशन हुआ। हाँ बात सही है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एसिमिलेशन, बच्चे ने इसमें नई इन्फॉर्मेशन को एडअप किया। एसिमिलेशन का हो सकता है एग्जाम्पल। अगले, अ चाइल्ड रियलाइज्ड दैट अ डॉग एंड कैट आर बोथ एनिमल्स। अब देखो, हमने एक बच्चा था, एक बच्चे को बताया जिसकी 4 टांगे होती है वो कुत्ता होता है, ठीक है। अब उसने दिमाग में बता दिया कि सिर्फ कुत्ता ही एक एनिमल है। फिर थोड़ी देर बाद हमने क्या बोला है, बताया कि वो बिल्ली को देखा उसने, उसको भी कुत्ता बोला। पर हमने फिर उसके इन्फॉर्मेशन को चेंज अप किया कि बिल्ली में ये होते हैं, कुत्ते में ये होते हैं। हमने और चीज़ें ऐड अप करवाई। अब बच्चे ने अपना स्कीमा में ऐड किया है। ऐड क्या किया, डॉग की कैरेक्टरिस्टिक्स और कैट की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये बात भी सही है। फिर उसने पता लगाया है तो दोनों एनिमल्स, लेकिन फर्क होता है। तो ये ऑप्शन भी सही है भाई। एक बार नेक्स्ट देखते हैं। अ चाइल्ड लर्न्स टू राइड अ बाईसाइकिल विद ट्रेनिंग हिल्स। एक बच्चा, भाई ये तो सब वही हो गई, एक बच्चा मान लो साइकिल चलानी सीख रहा है, तो ये तो क्या है, ये तो कोई एसिमिलेशन अकोमोडेशन नॉलेज में थोड़ी अडॉप्ट कर रहा है, वो तो स्किल कर रहा है, प्रैक्टिस करके देख रहा है, एक्सरसाइज हो रही है। ये तो कोई ऑप्शन है नहीं। अगला, अ चाइल्ड लर्न टू टाई देयर शूज फॉर द फर्स्ट टाइम। अब इसमें भी बच्चे ने इन्फॉर्मेशन नॉलेज थोड़ी ली है, ये तो एक स्किल है, बच्चे ने कुछ नया सीखा है, ठीक है। तो ये भी एसिमिलेशन का एग्जाम्पल नहीं है। अब देखो इसका वैसे तो करेक्ट ऑप्शन मेनली क्या होगा कि हमारे पास सेकंड होगा, लेकिन जो CBSE है वो अलग देती है। आप देखना कि जो आपके आप पेपर दे के आओगे ना, तो उस टाइम जो आपके MCQ आप सही करके आओगे, जो आपका कोडिंग सही था, जो और भी यूट्यूब पे टीचर्स डालेंगे उसके MCQs प्रीवियस उन क्वेश्चंस को सोल्व करवाएंगे कि भाई आज ये पेपर था, इसका ये आंसर आएगा। उसके बाद भी CBSE क्या करेगी, आंसर की में चेंजेस लाएगी। वो अपने अकॉर्डिंग आंसर देखेगी कि मैं अपने अकॉर्डिंग, और हम उसको चैलेंज करेंगे, चैलेंज करने में पैसे लगेगा, तो उसे पता बच्चा चैलेंज नहीं करेगा। तो CBSE क्या करेगी, अपने अकॉर्डिंग आंसर लाई थी। तो जब इस क्वेश्चन का हमने देखा तो CBSE ने आंसर बोला था कि फर्स्ट और सेकंड इसके दोनों आ सकते हैं, लेकिन अगर हम अपनी माने तो इसका बेस्ट एग्जांपल सेकंड होगा, ना कि फर्स्ट होगा। तो एक बार आप दोनों ऑप्शंस को देख लेना, ठीक है। मैं दोनों पे टिक लगा रही हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड, और बेस्ट जो हमारे पास क्या है, स्टार बना देती हूँ। बेस्ट ऑप्शन इसके पास सेकंड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल, इनमें से कौन सी स्किल है जो कि नोट, ये याद रखना भाई, नोट याद रखना, नोट में आना है कि गलत बताना ऑप्शन। तो इनमें से जो 3 ऑप्शन सही होंगे, एक ऑप्शन गलत है, उस गलत को निकालना हमें। प्रैक्टिस इन द प्रोसेस ऑफ रेसिप्रोकल टीचिंग। अब रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होती है, वो टीचिंग जिसके अंदर बच्चा क्या होता है, जैसे कि अपने खुद से कुछ आइडियाज़ को जनरेट करे, रटने पे फोकस ना करे, कुछ क्वेश्चंस भी पूछे, प्रिडिक्ट भी करे, खुद से कुछ आंसर भी निकाले, तो इन सब पे फोकस करती है रेसिप्रोकल टीचिंग। तो सबसे पहले तो आप इसमें एलिमिनेशन करो भाई, यही देखो ना, सीधा आँख पे जाते, मेमोराइजिंग वर्ड है भाई, रोट लर्निंग। तो रोट लर्निंग तो कभी होनी नहीं चाहिए, तो यही तो पूछा है कि कौन सा नहीं होना चाहिए, तो रोट लर्निंग मतलब मेमोराइजिंग नहीं होनी चाहिए। अब एक बार और ऑप्शंस पढ़ते हैं। क्लैरिफाई, भाई क्लैरिफाई करना, रेसिप्रोकल टीचिंग में क्लैरिफाई तो होता है, जो बात में समझ में आई उसको स्पष्ट करे, जो बात उसको नहीं पता बच्चे उसको क्या करे, आसान शब्दों में समझाए बच्चों को। जैसे कि अगर बच्चे को मान लो कुछ समझ में नहीं आया तो वो टीचर से पूछेगा मैम इसको मुझे समझाओ, तो टीचर को क्या है, बच्चों को उसे समझाना चाहिए एक ईजी लैंग्वेज में, तो सही है। बच्चे को प्रिडिक्ट भी करना चाहिए, बच्चों से पहले पूछने हैं, अच्छा बताओ आपको क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है। हाँ भाई, बच्चे इसमें सोचेंगे ना कि स्टोरी में ऐसा होना चाहिए या नहीं चाहिए। हम अब कोई भी फिल्म आती है या फिर कोई भी मान लो कोई सीरियल वगैरह देख रहे हैं, उसमें किसी को कोई कुछ कर देते तो हम सोचते हैं ये इसने किया होगा, शायद यही है बुरा, तो क्या ये प्रेडिक्ट लगाना, पहले से हम अनुमान लगा लेते कि इसने किया होगा, ऐसे ये कर सकता है। क्वेश्चनिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चनिंग हमेशा करते रहना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का एग्जाम आंसर है मेमोराइजिंग। भाई याद रखना, नोट वर्ड है, गलत ऑप्शन बताना है, सही नहीं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21। अब ये बताया
अच्छा ना, मैंने कल प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, देखो प्रिंसिपल्स में इसमें एक और क्वेश्चन आया कि प्रिंसिपल ऑफ सिफेलोकोडल डेवलपमेंट टॉक्स अबाउट ब्लैंक ऑफ डेवलपमेंट। अब सिफेलोकोडल क्या थी, क्या बताया तो सिफेलोकोडल, पहले बैठना, फिर खड़े होना, फिर चलना, ये क्या है सिफेलोकोडल डेवलपमेंट है। डिसकंटिन्यूअस होती है, नहीं डिसकंटिन्यूअस कैसे होती है, ये तो कंटिन्यूअस होती है। ऐसा थोड़ी है कि बीच में विकार रुक जाता है, बैठ गया बच्चों तो फिर वो बैठता ही वहाँ पे रुक गया, बहुत सालों बाद खड़ा नहीं, कुछ महीनों बाद वो खड़ा होकर चलने लग जाते हैं। लीनियर नेचर की होती है। लीनियर नेचर मतलब सीधी होती है, बिल्कुल नहीं, हमेशा हमने पता है। डेवलपमेंट कैसे होती है, जिगजैग मैनर में होती है, यूनिफॉर्म नहीं होती, लीनियर नहीं होती। एक प्रिंसिपल पढ़ा था ना, मल्टीपल डायमेंशंस की होती है। मल्टीपल डायमेंशंस कैसे हो सकते हैं भाई, वो तो डेवलपमेंट होती है मल्टीपल डायमेंशंस की। सिफेलोकोडल प्रिंसिपल तो डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन तो सिर्फ एक ही होगी, मल्टी डायमेंशन कैसे होगी। डायरेक्शन में तो सिर्फ फिजिकल की बात करेंगे ना, मेंटल और इमोशनल की बात थोड़ी करेंगे। ऑर्डरली सीक्वेंस में होनी चाहिए, ये ऑप्शन सही है। कैसे कि पहले बैठना है, फिर खड़ा होना है और फिर चलना है, हेड टू टो होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसका ऑप्शन सही। तो आंसर नंबर 20 का ऑप्शन क्या हो गया, 4th। याद रखना ये प्रिंसिपल्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरूर पढ़ना है। आप देखो फिर एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन डाल दिया भाई, सीबीएसई को सिर्फ टाइम लगाना है कि बच्चों को कैसे टाइम मैनेज करना है, ये आना चाहिए। अब असर्शन रीजन में क्या है, एन इफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटजी इज टू आस्क चिल्ड्रन टू मेक लिंकेज ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन विद व्हाट दे ऑलरेडी नो। एक इफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटजी, पेडागोजी का मतलब क्या होता है कि जो बच्चों को हमें पता है कि क्या, जैसे कि स्टडी ऑफ टीचिंग, कि हमें क्या पढ़ाना है उसके बारे में जानना, उसे बोलते हैं हम पेडागोजी, ठीक है। कैसे पढ़ाना चाहिए ये चीज़, तो इसने क्या बोला कि एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी ये है कि बच्चों को जो उन्हें पहले से पता है उसके साथ लिंक करके पढ़ाना। बात सही है भाई, मैंने बताया था ना कि बच्चों को हमेशा प्रीवियस नॉलेज के साथ जोड़ के पढ़ाना चाहिए। मैं आपको कुछ भी पढ़ाऊँ तो मैं बोलूँ अच्छा आपको याद है, जैसे मैंने आपसे पूछा टीवी के बारे में, मैंने उसको क्या करा, उस टीवी से या तो आपकी डेली लाइफ से रिलेट करके इसको पढ़ाया ना, तो बच्चों को हमेशा ऐसे करना चाहिए, तो प्रीवियस नॉलेज से या फिर डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ाना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास तो असर्शन सही है, रीजन देखते हैं अब। आइडेंटिफाइंग कॉमनलिटीज एंड डिफरेंस कैन हेल्प चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन विच विल हेल्प देम टू थिंक एज वेल एज रिमेंबर बेटर। कि बच्चों को हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि कोई भी हमें कॉमनलिटीज दो चीजें दे रखे हैं, उनके बीच में क्या कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए हमें, उन दोनों के बीच में आपने जो पहले पढ़ रखा था और जब आप पढ़ रहे हो अब, उन दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या कॉमन चीजें हैं, क्या उनके अंदर फर्क है, क्या डिफरेंस है। ये सब कुछ चीज़ से क्या होगा, बच्चे को हमारी थिंकिंग एबिलिटी अच्छी होगी, साथ के साथ हम अच्छे से रिमेंबर कर पाएंगे। मानो आज मैंने आपको बताया था कि सिफेलोकोडल हेड टू टो होते हैं, ठीक है, आपने ये क्वेश्चन किया। अब आपको याद रख, आप यह याद रखोगे बैठना, खड़ा होना, चलना, मैम ने ये बोला था। अब जब आप पेपर में टाइम एग्जाम्पल दे रहे होते हो तो आपको उस टाइम मेरी बात याद आएगी कि मैंने इस एग्जाम्पल से समझाया था, ये होता है सिफेलोकोडल। तो आप ये इससे करते हैं, मतलब कि आपने क्या करा कि पहले की नॉलेज को अब जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें लगाया, तो ये क्या हो गया सिफेलोकोडल डेस्टिनेशन। और इसको हम क्या बोल सकते हैं कि बच्चों को प्रीवियस नॉलेज से लिंक करके पढ़ाना चाहिए। बात सही है। अब इसके क्या हो गई, दोनों चीज़ें सही है, सही भी बता रहा है कैसे कि भाई पेडागोजिकल स्ट्रेटजी में अच्छे से बच्चे को पढ़ाने का मतलब ये है कि हमें प्रीवियस ईयर नॉलेज का यूज़ करना चाहिए। क्यों यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे को अच्छे से समझ में भी आएगा और उसको लंबे समय तक याद भी रहेगा। तो बात तो सही है, क्योंकि हायर आंसर, तो इसका क्या आएगा, बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट टू इंश्योर मीनिंगफुल लर्निंग। अब हमसे मीनिंगफुल लर्निंग बोला था मैंने कि कौन सी लर्निंग करनी चाहिए, हमेशा मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए। तब इनमें से कौन सा है जो कि एक मीनिंगफुल लर्निंग का के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि भाई हाँ ये मीनिंगफुल लर्निंग के लिए होनी चाहिए। प्रोविजन ऑफ इमोशनल सपोर्ट, भाई इमोशनल सपोर्ट हमेशा बच्चे को टीचर को देनी चाहिए कि बच्चा इतना सेफ फील करे और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो टीचर को बता सके, तभी बच्चे को समझ में आएगा। ऐसे नहीं बच्चे को जबरदस्ती थोप देना है, तो भाई पॉजिटिव है। एन एटमोसफियर ऑफ कंपटीशन राइवलरी, मैंने क्या बोला था, कंपटीशन क्या एक नेगेटिव टैग वर्ड है, तो भाई कंपटीशन कन्फ्लिक्ट ये सब कुछ हमें हटाने हैं, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अपॉर्चुनिटीज फॉर डूइंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए कि वो एक्सपेरिमेंट्स करे, तो बात तो सही है। हमें बच्चों को क्या है, मीनिंगफुल लर्निंग बाय डूइंग, प्रैक्टिकल लर्निंग प्रमोट करनी चाहिए बच्चों के अंदर। एनईपी बोलती है कि बच्चों को सिर्फ रटना नहीं है, बच्चों को समझा के पढ़ाना है, तो बात सही है, तो ये ऑप्शन भी सही है। थर्ड, स्टैंडर्डाइज करिकुलम, क्या बोला था कल मैंने, स्टैंडर्डाइज क्या एक नेगेटिव टैग वर्ड है। कैसा करिकुलम होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो अब देखो इसमें से रिएक्ट करते हैं, भाई जिसके अंदर सेकंड है वो तो काट दो, तो सेकंड इसमें है, कट गया। तो अब क्या है, अब जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट है वो रहेगा, तो फर्स्ट इसमें नहीं है तो ये हटा दो। अब इसके बाद हमारा थर्ड किसमें है, इसमें भी है, इसमें भी, लेकिन फोर्थ नहीं होना चाहिए, तो ये हटा दो। हमारा आगे आंसर फोर्थ। ऐसे एलिमिनेशन करके कोशिश करना, अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो एलिमिनेशन करने की ट्राई करना, इससे आपको आसानी से हो जाएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन नंबर जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पर है।
पढ़ी थी ना लर्निंग डिसेबिलिटीज हमने अलग अलग, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्फर्सिया। अब इसी के अंदर क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड मैनुअल डेक्सटरिटी इज इफेक्टेड। वो कौन सा है जिसमें बच्चे को आंख से भी आंख और हाथ दोनों का कोऑर्डिनेशन है। जैसे कि सुई पिरोते वक्त, सुई डालते हैं ना धागा, उसके अंदर सुई के अंदर धागा डालते वक्त हमारी आंखें भी उस पर होनी चाहिए, हाथ भी चलना चाहिए, बैलेंस करना आना चाहिए। तो ये सब कुछ क्या है, हमें मैनुअल निपुण मतलब शारीरिक निपुणता का मतलब क्या हो गया कि हमारे अंदर इतनी होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए कि हम उसको कर सके। तो किसके अंदर इफेक्ट होती है, कौन सी ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर बच्चा अपना हैंड आई कोऑर्डिनेशन लॉस कर देता है। तो पहला आता है डिसलेक्सिया। तो भाई डिसलेक्सिया में क्या बताया था मैंने, कौन सी प्रॉब्लम आती है, रीडिंग प्रॉब्लम, बच्चा समझने नहीं पाता। कैसे, वैसे कोई मान लो बच्चा क्या करेगा, वो ईशानावस्थी हमने बताया था, इसका एग्जाम्पल क्लासेस के अंदर याद हो कि वो डब्लू जो होता था, सॉरी वो क्या करता है, तो जो बी वर्ड होता था, बी को वो डी पढ़ता था, उसको वर्ड्स अपोजिट दिखते थे। डिसलेक्सिया में क्या है, जब वो बच्चे को पढ़ने में, शब्दों को पहचानने में कठिनाई होती है, तो इसमें हाथ और उसका तो कोई रोल नहीं है। फिर आता है डिसकैल्कुलिया, कैलकुलिया से नाम समझो, कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, किसमें, उसको ये समझ नहीं आएगा 3 × 5 जो होता है और 5 × 3 सेम होती है, उसको इस चीज़ में भी दिक्कत आएगी, वो प्लस करने में भी गलतियाँ करेगा, एक ही प्लस को बार बार ट्राई करेगा, तो ये भी गलत है। फिर आती है हमारे पास डिस्फेजिया। डिस्फेजिया मतलब लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा है कि बच्चा जो होता है वो अपनी भाषा को, अपने आप के विचारों को, उसको कैसे दूसरों के सामने रखना है वो नहीं रख पाता, वो होता है डिस्फ्रेजिया। फिर आता है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया, अब देखो ये सारे गलत हो गए, तो वैसे तो ये ऑप्शन सही आना चाहिए, पर एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। डिस्प्रैक्सिया होता है जिसके अंदर बच्चा हैंड और आई कोऑर्डिनेशन बैलेंस कर रहा है, मोटर स्किल्स को सीखता है। जैसे कि बच्चा जूते बांधने शुरू कर देता है, कई बच्चे जूते नहीं बांध पाते अपने फीते जूते के, या फिर बच्चे बटन नहीं लगा पाते, या कोई सुई का धागा उसमें वो सुई धागा नहीं डाल पाते, क्योंकि उसमें उनका कोऑर्डिनेशन नहीं रहता बच्चों का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, डिस्प्रैक्सिया। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत है तो ये देखो नीचे हिंदी में पढ़ो, पठन वैलक्य। पठन वैलक्य मतलब पढ़ने में दिक्कत, गुणज्य, गुणज्य का मतलब क्या हो गया, कैलकुलेशन में दिक्कत, भाषा मतलब लैंग्वेज में, और गति सामान्य। गति सामान्य से समझ गए ना कि बच्चा कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहा, मूवमेंट एक्टिविटीज के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। तो ये भाई इससे समझ लेना, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप थोड़ा एक बार हिंदी को पढ़ लेना, उससे थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिल जाएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कम्स फ्रॉम व्हाइल एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बेस्ड ऑन। दो टाइप्स के मोटिवेशन बताए थे, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो होता है जब बच्चा अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन, अपनी मर्जी से पढ़ाई करे, मुझे पढ़ना है क्योंकि मुझे जॉब लगना है, तो वो खैर खुद से पढ़ रहा है, खुद से एवॉल्व कर रहा है। और एक्सट्रिंसिक जब बच्चा पढ़े कि अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरे घर वाले मुझे तारीफ देंगे, या मेरे घर वाले मेरे को बाईसाइकिल ले के देंगे, तो क्या वो दूसरों की चीज़ के लिए पढ़ रहा है, उसका इंटरेस्ट थोड़ी, वो बस अवार्ड के लिए पढ़ रहा है। तो वो अब इसके एग्जांपल्स, इसके ऑप्शंस देखते हैं कि पर्सनल सेटिस्फेक्शन, नहीं यही गलत है। स्टार्टिंग देख लो ना दोनों की, कि दोनों पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए बात कर रहे हैं। पर्सनल सेटिस्फेक्शन तो इंट्रिंसिक था, तो ये गलत हो गया। पनिशमेंट अवॉइडेंस तो सही है, लेकिन प्राइस एज अ रिवार्ड भी, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आएगा, नो कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन की रिवार्ड के लिए पढ़ना। तो लास्ट ऑप्शन है अप्रूवल ऑफ अदर्स, भाई दूसरों की सहमति के लिए, अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरे माँ पापा कहेंगे अरे बड़ा अच्छा बच्चा हमारा तो बहुत पढ़ाई करता है। और इंट्रिंसिक पर्सनल सेटिस्फेक्शन, खुद अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए पढ़ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। अब हमने बहुत से लर्निंग डिसेबिलिटीज पढ़े हैं, देख लो अब इसी चैप्टर, इसी वाले प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर दो लर्निंग डिसेबिलिटीज आई हुई है। ठीक है, तो अब इसके अंदर पढ़ेंगे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं ADHD। इसके अंदर क्या होता है, बच्चा जो होता है बहुत एक्टिव होता है, उसको अगर हम बोले ना 2 मिनट यहाँ पे बैठ सकते, तो इस टाइम पे बच्चा वो बैठ के भी नहीं पाता, मतलब बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन नहीं होता, इतना एक्टिव होता है कि 2 मिनट भी, कई होते हैं ना क्लास के अंदर छोटे छोटे बच्चे, या फिर कई होते हैं क्लास में बिल्कुल उसको बोलेंगे ना बैठ जा, नहीं बैठेगा नहीं, कभी ये एक्टिविटी करेगा, कभी वो एक्टिविटी करेगा, कभी किधर कुछ, मतलब क्लास में बिल्कुल हलचल रखते हैं। तो ये भी एक डिसेबिलिटी है कि बच्चे को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। तो इसके अंदर क्या क्या होते हैं, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वह पढ़ेंगे। हाई लेवल ऑफ डिप्रेशन एंड मूड स्विंग्स, भाई नहीं ऐसा नहीं होता है। ADHD की इंपॉर्टेंस नहीं है कि उसमें डिप्रेशन में नहीं जाता बच्चा। दूसरा ऑनगोइंग पैटर्न ऑफ इम्पल्सिविटी, इसका मतलब क्या है कि बच्चा जो होता है बहुत इंपल्सिव होता है, हर बात में एक्टिविटी करके दिखाएगा, एक्टिव रहता है बहुत ज्यादा बच्चा, कभी कुछ करेगा कभी कुछ करेगा, मतलब बिल्कुल अपने, अगर टीचर कुछ बोल रहे हैं तो बार बार टीचर को भी परेशान करेगा, बार बार उसको इंटरप्ट करना, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। अगला देखते हैं, रिस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटेटिव बिहेवियरल पैटर्न, एक ही पैटर्न को बार बार करना, नहीं।
वो तो ओसीडी होता है, एक ही चीज़ को बार बार करना तो ओसीडी होता है। तो ये बात गलत क्यों है कि बार हाथ धोते रहते, कई लोग होते हैं हाथ लगाया फिर हाथ धो लिया, फिर हाथ लगाया फिर हाथ धो लिया, नहीं, ये ओसीडी का है, रिपीटेटिव पैटर्न्स होते हैं वो ओसीडी में करते हैं। डिलेड मोटर लैंग्वेज स्किल्स, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चों के अंदर भाई वो बोलते तो अच्छा है। ऐसा कहाँ पे बोला था कि बच्चा बोलना बंद कर देगा एडीएचडी में? नहीं, एडीएचडी का मतलब बच्चे में नाम देखो ना, अटेंशन, ध्यान नहीं रख पाएगा, हाइपर एक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, इसके अंदर बच्चे को बिल्कुल भी 2 मिनट भी तसल्ली नहीं होगी कि वो शांति से बैठ के पढ़ाई कर ले। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो होता है 26 का सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। आप मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 27। लेव वाइगोत्स्की से पूछा गया है। अब इसका ऑप्शन तो आपको देना है और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालना भी है, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 वाइगोत्स्की की थ्योरी थी, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। वाइगोत्स्की ने जेडपीडी के बारे में बताया था और एमकेओ मोर नॉलेजेबल अदर के बारे में और स्कैफोल्डिंग, ये 3 चीज़ें बताई थी, याद हो तो, कल हमने इसका भी बात करी थी। तो ये क्वेश्चन आप करोगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27, अच्छा वो तो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर क्या कहता है कि misconceptions among students should be blank and intuitive guidance should be among students in primary grades। अब जो misconceptions है, misconception क्या होते हैं, बच्चे कुछ गलत धारणाएं बना लेते हैं, जैसे कि क्या कि टीवी, मान लो हम क्या बात का एग्जांपल दूं मैं आपको, हाँ, कि बच्चे जो है, बच्चे को ये लगता है कि जो अर्थ है उसके चारों ओर सूरज घूमता है। ये बच्चे को मिसकंसेप्शन उसको लगता है, बच्चे के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि अर्थ के चारों ओर सूरज घूमता है, ठीक है। दूसरा क्या है, इंट्यूटिव गैसेस, मतलब बच्चा जब प्रिडिक्ट करे, अनुमान लगाए, यह भी तो हो सकता था, ये भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो कभी भी इन चीज़ों को बच्चों के जो गलत फहमी है उसको हमें बढ़ावा, हमें उस बच्चों को एक्नॉलेज करना चाहिए, उसको बताना चाहिए भाई बेटे तुम यहाँ सही हो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होगा। तो इग्नोर करना चाहिए नहीं, डिसमिस करना चाहिए नहीं, ये दोनों तो ऑप्शन गए गलत। कभी भी बच्चे को तो डिस्करेज करना ही है, कुछ भी हो डिस्करेज नहीं करना। तो डिस्करेज इसमें भी है, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं तो गलत। अब ये सही है कि बच्चे को पता लगा और उसको एनकरेज करना चाहिए। तो क्या हो गया, हमें बच्चे के मिसकंसेप्शंस को एक्नॉलेज बताना चाहिए, उनके सामने उसको समझाना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है, और उनको सही नॉलेज प्रोवाइड करनी चाहिए। और इंट्यूटिव गैसेज जो होते हैं, वो बच्चे जो अनुमान लगाते हैं, हमें उनको एनकरेज करना चाहिए ताकि बच्चा एक्टिवली हर एक क्लास के अंदर इन्वॉल्व हो, उसके अंदर पार्टिसिपेट करे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो फिर असर्शन रीजन दे दिया, चलो पढ़ते हैं। हाँ मेरे को पता है एमसीक्यू के कंसेप्ट के बेसिक में देखें तो ये असर्शन रीजन में थोड़ी डिफिकल्टी आती है, पर अगर इनको ध्यान से पढ़े तो इंपॉर्टेंट भी बहुत होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 29 हमें बोलता है कि, एक मिनट रुको ना, क्वेश्चन नंबर 29 असर्शन है, invented spellings and free exploration of writing provide teacher with opportunities of authentic assessment of learners level। कि बच्चा जब अपने अनुसार, बच्चे खुद के अनुसार, लर्नर जो होता है बच्चों के लर्नर, वो खुद से स्पेलिंग बनाए, ठीक है, खुद से एक्सप्लोर करे, हर एक चीज़ को वास्तविकता से कलेक्ट कर, मतलब रियलिटी से कलेक्ट करके हम बच्चों को सिखाएं, तो ये एक अच्छा असेसमेंट टाइप होता है। इससे बच्चे की हमें नॉलेज हमें अच्छे से पता चलती है। बात तो सही है, हमें करना चाहिए भाई ऐसा, तो कि बच्चे को डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ाना चाहिए, बच्चे के आइडियाज़ को सुनना चाहिए, उनके मिसकंसेप्शंस को सुन के उनको सही बताना चाहिए, अभी बात करी थी ना हमने। दूसरा क्या है कि गिवन द वास्ट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम इन लैंग्वेज शुड बी डायनामिक, मतलब बच्चों के अंदर जो होती है लिंग्विस्टिक एबिलिटी, जैसे कि हमने बोला था ना कि बच्चों को हमें क्या कराना चाहिए, अपनी अपनी भाषाएं बुलवाने के लिए वो करना चाहिए। एनईपी हमने बोला था, एनईपी ने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बच्चा अपनी मदर टंग के अंदर सीखेगा, 3 लैंग्वेजेस सीखता है, मदर टंग, और फिर उसके बाद हिंदी, कोई भी नॉन स्पीकिंग हिंदी रीजन है तो हिंदी सीखेगा, उसके बाद 3rd लैंग्वेज जो होती है वो क्या होगी हमारी, कोई भी क्लासिकल लैंग्वेज। तो ये बात तो सही है, ठीक है, होनी चाहिए। लेकिन इसने क्या बोला कि ये बात भी सही है हमारे पास, लेकिन इसमें क्या हो गया कि अब ये दोनों सही है या गलत है, वो कैसे बताएंगे भाई। मेरे अकॉर्डिंग तो सच बताऊं, मैंने तो जो ऑप्शन मेरे को सही लगता है और जो मोस्ट टीचर्स ने भी सही बताया था कि ये दोनों चीज़ें सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन अभी मैंने क्या बताया, सीबीएसई अपने तरीके से सोचती है, उसके अलग से इंडिविजुअल डिफरेंस है, वो अपने अलग तरीके से सोचती है। तो सीबीएसई ने इसका आंसर बताया कि बोथ ARR। अब मैं अपने अंदाजे से बताऊं तो मुझे इसका आंसर लगता है ए सेकंड सही, कि ये दोनों अपनी जगह पे बातें सही है। कैसे, हाँ भाई बच्चों को हमें फ्री एक्सप्लेनेशंस देने, बच्चों को हमें बताना चाहिए वो अपने आप से खुद से स्पेलिंग्स इन्वेंट करे, खुद से अलग अलग चीज़ों का एक्सप्लोर करे, इससे अच्छे से असेसमेंट हो पाएगा।
लेकिन ये क्यूकी का एग्जाम्पल कैसे दे रहा है कि क्लासरूम असेसमेंट में हमें लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का यूज़ करना चाहिए, क्यूकी थोड़ा है, ये तो कुछ और बता रहे हैं ना। तो इसका ऑप्शन आएगा बोथ एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आप मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमें बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है ऑफ ऑथेंटिक लर्निंग टास्क फॉर स्टूडेंट इन प्राइमरी ग्रेड। प्राइमरी ग्रेड्स के बच्चों के लिए कौन सा अच्छा टास्क होता है कि बच्चों को हम अच्छे से पढ़ा सकें। पहला है रिकॉल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, भाई ये वर्ड ही गलत है। रिकॉल, नोट, मेमोराइजिंग, ये वर्ड आते हैं उस ऑप्शन को काट दो। अगर पॉजिटिव पूछा है, अगर इसमें नोट पूछा होता तो ये सही होता, हटाओ। कॉपी भी नहीं करना, भाई कॉपी क्यों करवाना है बच्चों से, उसको तो हमें प्रोमोट करना है कि बच्चे अपने आप से लिखे, कॉपी क्यों करवाना है। फिर से मेमोराइजिंग, ये वर्ड भी गलत हो गया, आगे तो पढ़ना ही है, सीधा वर्ड देखो काटा मारो। अप्लाई द कंसेप्ट टू डेली लाइफ, ये बात सही है कि हमें डेली लाइफ के अंदर कंसेप्ट्स को अप्लाई करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 30। तो आज बस इसी के साथ आज के 30 CDP के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब कल आप लोग कमेंट बॉक्स में डिसाइड करके बताएं मुझे कि मुझे आगे इन सब्जेक्ट्स को बढ़ाना चाहिए कि मैं मैथ्स के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन करवाऊँ, या अभी मेरे को पहले CDP की सीरीज रखनी चाहिए। वरना फिर भाई जो मैंने सोचा है उसके अकॉर्डिंग मैं करूँगी। अगर आप बता दोगे तो इससे कि मेरे को आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या सही है। With this, that's all for today. See you soon. Thank you. Have a nice day.